सिटी मोरिया लाइव देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं दिव्य वात्सल्य ममता इन फर्टिलिटी सेंटर में, जो पाटलिपुत्रा में स्थित है। और हम बात करेंगे डॉक्टर रश्मि प्रसाद से, जिन्होंने अभी तक 1000 से ज़्यादा दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बिखेरी है। उनसे हम बात करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि निसंतान जितने लोग हैं जो आते हैं यहाँ पे, उसकी क्या समस्या होती है, कैसे उनका निदान होता है, इन सब विषयों पर बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं मैम से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ये कि बांझपन होता क्या है, उसके बारे में हमारे। देखिए, हमारे समाज में बहुत प्रचलित टर्म है कि अगर किसी दंपति को शादी के बाद अगर बच्चा नहीं हो रहा है 1 या 2 साल के बाद, तो जनरली हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं कि उनको कुछ प्रॉब्लम है, उनको इलाज की आवश्यकता है बच्चे के लिए। इसको इनफर्टिलिटी की श्रेणी में डालते हैं। बट अगर वो कपल लगातार 1 साल विदाउट कंट्रासेप्शन का वो रह रहा है, तभी उसको आगे जांच के लिए जाना चाहिए। अदरवाइज 1 साल तक वो ट्राई कर सकता है। बट आजकल के प्रॉब्लम में ये 1 साल का जो डेफिनेशन है ये अब नहीं है, क्योंकि ज़्यादा एल्डरली एडवांस एज में शादी ही हो रही है, तो बहुत वो लोग ट्रायल नहीं ले सकते हैं। और अगर 6 महीना साल भर के बाद भी विदाउट कंट्रासेप्शन अगर बच्चा नहीं हो रहा है, तो फिर उनको हम लोग इलाज के लिए सजेस्ट करते हैं। उनको इनफर्टिलिटी डिक्लेयर नहीं होता है तब तक, जब तक कि कुछ जांच में खराबी ना आए। जी मैम, ये समस्या जो होती है इसका मुख्य कारण क्या होता है और इसका समय रहते कैसे उसका परीक्षण किया जाए? देखिए, मुख्य कारण दोनों का होता है। 50% जिम्मेदारी पुरुष की होती है और 50% महिला की। हालांकि हमारा समाज तो स्त्री को ही बांझ डिक्लेयर करता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं भी समस्या हो सकती है, या तो हस्बैंड की तरफ से हो सकती है, या तो वाइफ की तरफ से हो सकती है, या तो दोनों साइड कंबाइंड दिक्कत भी होती है। और बहुत सारे अनेकों कारण होते हैं, जैसे ट्यूबल फैक्टर है, अंडा का कम हो जाना है, शुक्राणु का कम हो जाना है, फाइब्रॉइड, बहुत सारे ब्रॉड कारण होते हैं। इसके चलते कोई भी कपल को संतान सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। जी, अगर किसी को ये समस्या है तो उसे कितने जल्दी या कैसे परीक्षण करके और डॉक्टर से आपसे कंसल्ट करना होगा? सबसे पहले देखिए, आजकल क्या है कि पहले तो बिलो 30 शादी हो जाती थी, इसमें फर्टिलिटी रहता था और जो अंडा का जो बैंक है, वो शुक्राणु, ये सब सिस्टम ठीक रहता था। बट अब है कि एडवांस एज के बाद अंडा का लेवल कम हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई 28 साल में शादी किया और 1 साल वो लोग दो दंपति हैं बिना कंट्रासेप्शन का रहा और उसके बाद भी वो बच्चा नहीं ठहरा, तो फिर वो तुरंत रिपोर्ट करें, डॉक्टर से अपना परामर्श लें, जांच लें और इलाज कराएं। बट है कि अगर ज़्यादा उम्र, मान लीजिए आपका शादी 34 में हुआ ही है, तो फिर तुरंत एज सुन एज पॉसिबल आप डॉक्टर से मिलें और आप मार्गदर्शन लें। मैम, बहुत सारी तकनीक है जिससे जो दाम्पत्य जीवन है उसमें खुशहाली भरने का कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसे बहुत सारे आज के डेट में देखे जा रहे हैं कि IVF सेंटर हैं। तो IVF सेंटर सुन के लगता है IVF है क्या? तो हमारे दर्शकों को शॉर्टकट में कुछ बता दें कि IVF है, होता क्या है, तो फिर आगे। देखिए, IVF एक छोटा चीज़ होता है, बहुत छोटा चीज़ है। हालांकि इसमें फर्टिलिटी में विज्ञान इतना बढ़ गया है, आगे बढ़ गई है टेक्नोलॉजी, कि उसका सक्सेस रेट जैसे IVF का 20% है, तो और ऊंचा इससे और प्रक्रिया है जिसका सक्सेस रेट आपका 60-70% है। तो लेकिन इसमें काम बेसिकली हम लोग ट्यूब का ही करते हैं। ट्यूब, किसी भी महिला का ट्यूब अंडा और शुक्राणु को मिला के बेबी फर्टिलाइज करके बच्चा नॉर्मली ट्यूब में ही बनता है और बाद में वो यूट्रस की तरफ हो जाके इम्प्लांट होता है। तो ट्यूबल फंक्शन को हम लोग बाईपास करते हैं। दिस इज कॉल्ड IVF। हाँ। अच्छा, इसके साथ साथ कौन सी तकनीक है जिस पे कार्य करके इस बांझपन की समस्या से बचा जा सकता है और बच्चों की उत्पत्ति होती है? बचने के लिए तो ऐसा बहुत सारा कारण होता है। इनफर्टिलिटी का एक कारण नहीं होता है, बहुत कारण होता है। वो पुरुष से भी हो सकता है, महिला से भी हो सकता है। तो सिंपल, अगर मान लीजिए कि महिला का पूरा सिस्टम अगर ठीक है और पुरुष का शुक्राणु कुछ कम है, वो मोर्टिलिटी कम है, तो अगर उसका हिस्ट्री देखते हैं हम लोग कि कुछ तंबाकू इंटेक, सिगरेट, गुटखा, कुछ ऐसा चीज़ वो सेवन कर रहे हों और सेवन बंद करके कुछ दवा पर जाएं और बिल्कुल खाली शुक्राणु ही इम्प्रूव हो जाए और उनकी जो पत्नी है बिल्कुल वो ठीक हो, तो वो लोग नेचुरली भी कंसीव कर सकते हैं। तो हर का अलग अलग प्रॉब्लम होता है। जी मैम, देखा जाता है कि अमूमन महिलाओं को ही दोष दिया जाता है इन सब विषयों पे। तो कभी कभी पुरुषों में देखा जा रहा है, आजकल अब सुनने में, क्योंकि जागरूकता बढ़ी है, तो लोगों में देखा जा रहा है कि स्पर्म काउंट का कम होना, ये इसका मुख्य रीजन क्या है और कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है?
देखिए, मुख्यतः इसका 2 कारण होता है। एक तो कभी कभी कंजेनाइटल जन्मजात शुक्राणु आपके पास नहीं रहेंगे, या बहुत बार शुक्राणु बन के भी टेस्टिस या अंदर जो ट्यूब जो होते हैं जो पास करने वाला, वहाँ ब्लॉकेज होता है। बहुत बार शुक्राणु रहते हैं और बाहर नहीं आ पाते हैं, या कभी कभी बिल्कुल शुक्राणु रहते ही नहीं है, या बहुत सारा हार्मोनल कॉज भी होता है। और चौथा सबसे मुख्य कारण आजकल के ज़माने में है कि तंबाकू का सेवन, गुटखा, सिगरेट का सेवन बढ़ता जा रहा है, इससे स्पर्म बिल्कुल कम होते जा रहे हैं। और चौथा है, आप प्रोफेशनल कैसे जगह पे काम कर रहे हैं। अगर कोई पुरुष लंबे समय तक एक खास गर्म जगह पे काम कर रहा हो, जहाँ की फैक्ट्री है या कुछ वैसा है, या स्क्रॉटल हीटिंग का मतलब होता है कि अगर स्क्रॉटम हीटिंग होगा तो टेस्टिस पे, स्पर्म पे असर होगा। तो कभी कभी लॉन्ग बाइक राइडिंग, मान लीजिए बाइक कोई लंबा चला रहा है, 2 घंटा लगातार वो बैठ के वो बाइक राइडिंग कर रहा है और स्क्रॉटल हीटिंग हो गई तो शुक्राणु भी कम हो सकते हैं। तो ये सब बहुत सारे डिफरेंट कारण हैं जिसको कि हम लोग देखते हैं और उसी के अनुसार ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, पुरुषों में ये समस्या अगर होती है तो उससे अगर बचना है या फिर उससे अगर प्रिकॉशन के तौर पे कुछ लिया जाए तो क्या चीज़ है जो कि ये शुक्राणु को, जैसे कि आपने बताया कि हीट होने से या हीट जगह से बचे, इसके साथ साथ क्या प्रिकॉशन बरते और कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है? सबसे पहले तो जांच होनी चाहिए कि किस कारण से शुक्राणु नहीं है। हो सकता है कंजेनिटल एब्सेंस हो, या कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो, या वो ऑब्स्ट्रक्शन के चलते हो तो ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करना हो। उसके बाद उसकी हिस्ट्री ली जाती है कि क्या वो तंबाकू का सेवन करता है या किसी फॉर्म में भी करता हो, या वो कैसा काम करता है, किस जगह पे फैक्ट्री है या लॉन्ग बाइक राइडिंग का हिस्ट्री है। ये सब हिस्ट्री हम लोग देखते हैं, और अगर ऐसा हिस्ट्री रहा तो उनको सलाह दी जाती है कि आप तंबाकू का सेवन बंद कर दें, अपना जो वर्क प्लेस है वो चेंज करें, और इससे भी वो इम्प्रूव हो जाता है। कुछ मेडिसिन दी जाती है। बट कभी कभी नील स्पर्म मान लीजिए किसी को अगर आ गया और इसका कोई कारण नहीं है, तो हम लोग टेसा विधि द्वारा डायरेक्ट उनके टेस्टिस से भी हम लोग स्पर्म को निकाल के पत्नी के अंडा से इक्सी द्वारा फर्टिलाइज करते हैं। और बच्चा बना के हम लोग फिर बेबी को ट्रांसफर करते हैं। मैम, अब अभी आप बात के क्रम में आपने बताया इक्सी, ये क्या टर्म है, क्या है, उसके बारे में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को। देखिए, इक्सी में भी हम लोग जो आईवीएफ में काम करते हैं, ट्यूबल फंक्शन को करना। ट्यूबल फंक्शन क्या होता है? अंडे और स्पर्म को फर्टिलाइज करके यूट्रस में डालना, ये काम ट्यूब करता है। इसको हम लोग बाईपास करते हैं आईवीएफ द्वारा। बट टेक्नोलॉजी काम यही है, बट टेक्नोलॉजी इसमें हाई होता है। इसमें इक्सी मशीन स्पेशल लगाना पड़ता है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट को क्वालिफाइड होना पड़ता है, और अंडा और स्पर्म को 1 by 1 फर्टिलाइज होना पड़ता है। आईवीएफ में है कि अंडा और स्पर्म को खुद फर्टिलाइज करने के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। बट इक्सी में है कि 1 by 1 फर्टिलाइज होने से फिर इसमें क्वालिटी ऑफ द बेबी जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अच्छा आता है, तो रिजल्ट बेटर होता है। मैम, जैसा कि आपने बताया कि पुरुषों में भी और महिलाओं में भी समस्याएं होती हैं, जैसे 50% पुरुषों में और 50% महिलाओं में होती है, तो महिलाओं में इस समस्या के होने का मुख्य कारण क्या है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। पुरुष की तरह तो सिंपल नहीं है। महिला में 3 सिस्टम होता है जरूर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें कि ट्यूबल फंक्शन सही होना चाहिए, अंडा का बैंक अच्छा होना चाहिए, और यूट्राइन फैक्टर ठीक होना चाहिए। यूट्राइन का मतलब क्या होता है? कोई फाइब्रॉइड, पॉलिप, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों सिस्टम अगर सही है तो फिर उसको हम लोग सही डिक्लेयर करते हैं। मतलब ट्यूब अगर खुला है तो फंक्शनिंग भी हो, अंडा भी हो, क्योंकि अंडा जो होता है जैसे जैसे एज बढ़ता है तो अंडा कम होता है। तो आज के डेट में एट प्रेजेंट सब चीज़ ठीक हो तो उसको हम लोग 100% सही मानते हैं। अच्छा मैम, बात करने में पता चलता है कि फिलोपियन ट्यूब जो होती है वहाँ समस्याएं होती है या फिर वहाँ अंडा रुक नहीं पाता है, इसका क्या मुख्य कारण है और उसमें बंद होने का क्या रीज़न है? फैलोपियन ट्यूब एक ऐसी नली होती है जो यूट्रस और ओवरी को जोड़ती है। ओवरी से वो अंडा पिक करती है, खींचती है, और यूट्रस से वो स्पर्म को खींच के फर्टिलाइज करके यूट्रस में डालती है। यही फैलोपियन ट्यूब का काम है। बट है कि कभी कभी जन्मजात बाय बर्थ कंजेनाइटल ये ब्लॉकेज होता है। कभी कभी एक ट्यूब प्रेजेंट होता है, एक ट्यूब बिल्कुल एब्सेंट होता है कभी, लेकिन मोस्टली जो कॉमन कॉज है वो इन्फेक्शन का होता है। इन्फेक्शन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज कि ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है, या बार बार रिपीटेड एबॉर्शन हो रहा है किसी को तो उससे भी असेंडिंग इन्फेक्शन जाके दोनों ट्यूब को ब्लॉक कर सकता है। तो इसमें है कि अगर ब्लॉकेज है तो फिर हम लोग सीधे सीधे उसको आईवीएफ या इक्सी की सलाह देते हैं, क्योंकि ट्यूबल रिकैनालाइजेशन किया जा सकता है, ट्यूब को खोला जा सकता है, बट उसके बाद सक्सेस रेट बहुत कम हो जाता है। मैम, अभी सुनने में आता है कि सिस्ट हो जाते हैं, ओवेरियन सिस्ट वगैरह, क्या यह भी एक रीज़न है कि इनफर्टिलिटी या फर्टिलिटी में कोई प्रॉब्लम आती है?
देखिए, ओवेरियन सिस्ट और पीसीओडी दोनों दो चीज़ होता है। अच्छा। पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें मल्टीपल ओवरी जो होता है बहुत एनलार्ज हो जाता है और बहुत सारे फॉलिकल्स बनते हैं, बट वो रप्चर नहीं होते हैं। रप्चर नहीं होते हैं तो हार्मोन, अंडा अवेलेबल ही नहीं होता है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो ये आजकल लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। और एक सिंपल सिस्ट या डर्मोइड सिस्ट या चॉकलेट सिस्ट, ये ओवेरियन सिस्ट हुआ, तो ये भी प्रोलैक्टिन हार्मोन को बढ़ा देता है, तो अंडा का अवेलेबल होना बंद हो जाता है, जिससे कि संतानता इनफर्टिलिटी की तरफ पेशेंट पहुंच जाता है। मैम, अभी आपने बात के क्रम में कहा कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो कहीं ना कहीं इस समस्या को बढ़ावा दे रहा है। बिल्कुल। तो अगर हम लोग किसी समस्या से, या कोई आपके पास पेशेंट आता है इन समस्याओं से जुड़ा हुआ, तो उसे क्या प्रिकॉशन बरतनी चाहिए और क्या खान पान पे ध्यान दे कि इस समस्या से थोड़ा सा बच सके? देखिए, दो फैक्टर आजकल कॉमन है। एक तो लाइफ स्टाइल, जो हमारा खान पान है, फिर जंक फूड का सेवन, हम लोग ऑनलाइन जो हम लोग ऑर्डर करते हैं, ये मैदा का सेवन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वेट गेन इससे तेज होता है। वेट गेन से पीसीओडी होती है, पीसीओडी से फिर फॉलिकल्स रप्चर या अंडा का न बनना ये होता है। तो सबसे पहले तो जंक फूड को अवॉइड करें। जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, जैसे कंप्यूटर पर घंटों घंटों बैठे, एक्सरसाइज ना करें, तो इससे वेट गेन होगा, पीसीओडी होगा, तो ओवुलेशन नहीं होगा। इससे फर्टिलिटी लेडीज़ लोग में खासकर, ये लेडीज़ की ही समस्या है, इससे तो लेडीज़ लोग में हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई कीजिए, जंक फूड को अवॉइड कीजिए, वेट को कम कीजिए, ताकि आपको ओवुलेटरी डिस्फंक्शन ना हो और पीरियड्स आपका रेगुलर है, जिससे कि फर्टिलिटी पावर आपका बढ़े। और आप ताज़े जो फल है, जो नॉर्मल, जो भी किसी इंसान को फ्रेश फ्रूट या फ्रेश घर का होममेड फूड्स बोला जाता है, वही करना है। बट ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल फ्रूट्स है, आपके आसपास वो मौजूद है, जो जनरल सीजनल फ्रूट्स हैं, घर का खाना है, चावल दाल है। बट है कि वेट गेन को हमेशा कम करना है और जंक फूड को अवॉइड करना है। इसी तरह उनके काउंटर पार्टनर जो मेल होते हैं, उनको सबसे बड़ा है कि जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि कोई गर्म जगह पर, वो अगर फैक्ट्री है उस जगह पर वो अवॉइड करें। और दूसरा कि तंबाकू का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। अच्छा, तंबाकू और जो हानिकारक पदार्थ जो भी यूज कर रहे हैं उसका कम सेवन करें। बहुत हार्मफुल है जी। अच्छा, कभी कभी देखा जाता है कि समस्याएं होती तो हैं, लेकिन बात करने से लोग डरते हैं। जब भी आईवीएफ का नाम होता है तो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। इसका मुख्य रीजन क्या है? देखिए, हमारा समाज बहुत सारे कुरीतियों से भरा हुआ है। आप बोल रहे हैं कि वो लोग आईवीएफ के लिए डिस्कशन करने से झिझकते हैं, और बहुत बार हमारे क्लिनिक में आईवीएफ से उन लोग को 20-20 साल के बाद बच्चा भी हो गया, और डिलीवरी के बाद बेबी जब वो घर ले जाते हैं तो आस पड़ोस से भी नहीं बोलते हैं कि आईवीएफ से हुआ है। इतना ज़्यादा झिझक है, तो आप सोचिए कि वो डिस्कशन कैसे करेंगे। तो इसको हम लोगों को तोड़ना है समाज में, और जागरूक करना है कि ये कुछ नहीं है, एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आपका अगर बॉडी नहीं कर पा रहा है जो चीज़, उसी को हम लोग बाईपास करते हैं। मतलब स्पर्म और अंडा अगर खुद नहीं मिल पा रहा है, तो इसको हम लोग साइंस द्वारा उसी पुरुष का, उसी महिला के शुक्राणु और स्पर्म अंडे को मिला के उन्हीं के बॉडी में पहुंचाते हैं। ये जस्ट वी आर असिस्टिंग, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसे डरना नहीं है कि कोई बाहरी ग्रह का कोई प्राणी आ रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। बस ये सोच का फर्क है। जी मैम, अभी तक आपने हजारों दाम्पत्य जीवन में खुशहालियाँ भी खेड़ी हैं। कैसा लगता है जब एक परिवार आता है आपके पास और उसके घर में संतान की प्राप्ति होती है? आपको कैसा महसूस होता है? यही तो मेरा जीवन है जी, लाइफ ही यही है। जी। इसमें गाली भी खाना पड़ता है, कोई बुरा भला भी बोल के जाता है, और कोई पैर छू के भी जाता है। तो इससे हम लोग को अफेक्टेड नहीं होना है। खुशी तो जरूर होती है, सब कोई की बहुत ह्यूमन नेचर है कि जो किसी का भी अगर ब्लेसिंग मिले, कोई आपसे भी बड़ा इंसान जो आपसे उम्र में बड़ा है और पैर छुए, तो इससे बड़ा और क्या होता है। बट है कि वी आर ऑलवेज थैंकफुल टू द गॉड, ऑलवेज गॉड इज देयर। तो खुशी का तो ये मौका होता है हमारे यहाँ होता है। अच्छा मैम, बहुत सारे लोग ऐसे भी आते होंगे कि निराश टाइप के पूरा, तो उनको अगर आपको प्रोत्साहन, उत्साहवर्धन का कुछ कहना हो तो कैसे कहती हैं, क्या कहती हैं? कैसे इसमें कहना नहीं है, जैसे ये तो ह्यूमन नेचर है। आप अगर वो इमोशन मेरे पास मेरे चैम्बर में, मेरे चेयर के सामने बहुत लोग रोते रोते आते हैं। वो बिटरली रोते हैं, लिटरली, मतलब एल्डरली लोग वो फूट फूट के रोते हैं। तो एक जो नॉर्मल आप
जो भी ह्यूमन बीइंग है, वो आपका भाई हो, बहन हो, अपना माँ हो, बाप हो, कोई भी हो, जिसको आप लोग जैसे आप काउंसिल करते हैं, हम लोग को उस समय भूल जाना होता है कि हम लोग डॉक्टरी की डिग्री भी लिए हुए हैं। हम लोग को एज ए ह्यूमन बीइंग उनको काउंसिल करना होता है, नॉट ओनली सिंपैथी बट साइंस बताना होता है कि यस स्टिल दिस इज़ पॉसिबल फॉर यू। कभी कभी ऐसे लोग भी आते हैं जिनका बड़ा बेटा, एल्डरली बेटा, 18 साल का बेटा, और वो सुसाइड कर लिया, आईआईटी में नहीं हुआ, किसी का बाइक में एक्सीडेंट हो गया, उस समय तक उस महिला का एज 40 साल 45 साल तक पहुंच जाता है, और दे आर कमिंग क्राइंग एंड क्राइंग, मतलब बहुत और सभी समस्या है, बट दिस इज द कॉमन समस्या है ना। तो उसको उसी तरह डील करना होता है जैसे एक ह्यूमन बीइंग दूसरे को करता है। एज ए डॉक्टर नहीं, एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम लोग को काउंसिल करना पड़ता है। जी मैम, अभी हम लोग देखते हैं कि अब कम उम्र में भी ये निसंतान की समस्या बढ़ती जा रही है, बांझपन की समस्या बढ़ रही है, तो क्या कोई एज फैक्टर है कि इस एज से इस एज में होता है या किसी भी एज में ये समस्या हो सकती है? एज फैक्टर तो ज़रूर है, एज तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आज आप छोटे अक्षर को देख रहे हैं और आराम से पढ़ रहे हैं, और कुछ उम्र के बाद उसी आंख से आप चश्मा लगाते हैं, नियर विजन का चश्मा चढ़ जाता है। उसी तरह महिलाओं में जैसे जैसे एज बढ़ता है, ओवरी में अंडा का रिजर्व बिल्कुल धीरे धीरे डाउन हो जाता है और अंत में ख़त्म हो जाता है। तो जैसे आजकल लेट मैरिज हो रहा है, मान लीजिए पहले 28 साल 27 साल में मैरिज होता था, उस समय अंडा का जो रिजर्व था, और अभी 34 35 में जो शादी हो रहा है उसमें जो अंडा का रिजर्व था, तो शादी होते होते ही उन लोगों को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होने लगता है। तो एज बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर महिलाओं में एज ज़्यादा इफेक्टेड होता है। अच्छा मैम, किस एज तक आईवीएफ करा सकते हैं या फिर आपसे संपर्क कर सकते हैं लास्ट, या फिर कितना एज से कितना एज के बीच में आपके पास आएँ तो बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं? देखिए, पहले तो कोई कानून नहीं था, पहले तो कोई लॉ नहीं था, ये तो आपका पर्सनल चॉइस था। हाल फिलहाल अभी 50 के बाद ये बैन कर दिया गया है, 50 ईयर्स के बाद आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बाद में बच्चे को भी पालना पोसना होता है। बट कुछ साल पहले जब तक ये नियम नहीं था, तो हमारा अपना भी सेंटर पे कुछ साल जब ये बिल्कुल नहीं था, ये नियम था ही नहीं, तो हमारे यहाँ 60-64 को भी बेबी हुआ है। अच्छा। लेकिन उनका अदर कॉज था। जैसे कि एक पेशेंट थी, आज भी हम भूल नहीं पाते हैं, वो रिटायर्ड 64 ईयर्स ओल्ड लेडी प्रिंसिपल थी, उनके बेटे का कारगिल वार में शहीद हो गए थे वो, और वो अपने बहू के साथ आई थी, और बहू तो जस्ट मैरिड थी, उनका अगला आगे का लाइफ था, ये खुद का बेबी चाहती थी। अच्छा। और वो लेडीज मेनोपॉजल थी, उस एज में उनको कुछ डायबिटीज़ भी था, हाइपरटेंशन भी था, बट वो इंसिस्टेड कि मेरा अपना बच्चा हो। तो उस समय ये कानून नहीं आया था कि 50 के बाद नहीं होना चाहिए, उस समय इंडिविजुअल चॉइस था। तो हम लोग उसको फिर से रिक्रिएट किए पीरियड्स को, फिर आगे बेबी को ट्रांसफ़र हुआ, आज उनका 5 से 6 साल का एक बेबी है। तो उस समय तो एज इज़ नो बार, ओनली पर्सनल चॉइस, बट अभी है कि 50 ईयर्स के बाद कानूनन ये नहीं करना चाहिए फिलहाल। कि अभी तो मेरा अपडेट यही है नॉलेज, अभी और क्या संशोधन हुआ है मेरे को मालूम नहीं, बट इतना है कि 50 इज़ अ अपर लिमिट। जी, आज भी जब लोगों में बात कम होती है इस विषय पे और जागरूकता भी कम है, तो वो लोग जो आज भी हिचक रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ अभी तो लेटेस्ट ट्रेंड 6 महीने का ट्रेंड है, इस साल का 6 महीने का ट्रेंड मेरे क्लिनिक का है कि जो ऐसे ऑलरेडी वो 30, 34, 35 में शादी कर रहे हैं, तो उन लोगों को पहले से दिमाग में रहता है। आजकल के जो भी कपल आ रहे हैं वो इतने एजुकेटेड हैं, अभी फिलहाल 6 मंथ से हम देख रहे हैं कि वो पहले ही से उनको पता है कि मेरा एज 34 है या 35 है, तो मेरे को इनफर्टिलिटी होगी। तो वो लोग बहुत जागरूक हैं, वो 6 महीना ट्रायल के बाद ही आके रिपोर्ट करते हैं। बट पहले के जो लोग थे उनमें आज भी अभी हेजिटेशन है कि अभी मेरा एज ही क्या है, अभी मेरा शादी ही क्या है। जबकि ऐसा नहीं है कि आईवीएफ 50 साल में ही होगा या 40 साल में ही होगा, हो सकता है कि आईवीएफ की ज़रूरत 24 साल को भी पड़ जाए और आईवीएफ की ज़रूरत 38 को नहीं पड़े। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा दिक्कत है और किसका दिक्कत है और कहाँ दिक्कत है। जी, चलते चलते हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी अगर चैनल के माध्यम से कि वो कब मिलें, क्या प्रिकॉशन बरतें और कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? मोस्टली आजकल लोग थोड़ा सा एज एडवांस हो जा रहा है, प्रोफेशनली सेटल हो जा रहा है, तो शादी करते करते 32, 34, 30 मैक्सिमम हो ही जा रहा है इतना साल एज। तो उन लोग खुद जागरूक है, ऐसे हम लोग को बताने की भी ज़रूरत नहीं है। बट कोई भी दंपति अगर आफ्टर 30 शादी कर रहा है तो उन लोग को
बहुत केयरफुल रहना होगा कि 1 साल 6 महीना के बाद अगर बेबी नहीं हो पा रहा है तो तुरंत से तुरंत वो बांझपन रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें। और इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो जाए इनफर्टिलिटी वाले के पास तो वो IVF ही कर दे, हो सकता है दवा से भी ठहरता है। सबका अलग अलग प्रॉब्लम होता है, बट एक सॉल्यूशन डिफरेंट होता है, तो इसमें बिल्कुल हेजिटेट ना करें। जी, तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे आपने बात की और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी। और जो भी घर में बैठे हुए हैं और हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनसे एक बार ज़रूर गुजारिश करूंगा कि एक बार आप ज़रूर दिव्य वात्सल्य ममता इनफर्टिलिटी क्लिनिक जो पाटलिपुत्रा में स्थित है वहाँ एक बार ज़रूर आएँ और सलाह लें। और सलाह लेने के बाद अगर हो सकता है तो दवा के माध्यम से, जैसा मैडम ने बताया कि दवा के माध्यम से भी इसका इलाज संभव है। और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो IVF को अपनाएं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे किसी और मुद्दे पे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।